ओके, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम दिख रहा है। ओके, नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके पहले जो हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत सारे साइलेंट फीचर्स जो है ह्यूमन जीनोम का हम लोग देखे थे। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जब हम लोग गोल्स को पढ़े थे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, तो गोल्स में लिखा हुआ था ना कि इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज हो, ये जो हम लोगों का आउटपुट और इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन जीनोम के बारे में पता चले वो किसी ना किसी फील्ड में इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज भी हो, ये भी एक गोल था। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आना और फॉरेंसिक साइंस में इसका यूज होना, ये ह्यूमन जीनोम गोल का एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक गोल था। आप देखना कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो 1990 से स्टार्ट हुआ था और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डिस्कवर होने के बाद काफी फ्लरिश किया और इसका यूज हुआ फॉरेंसिक साइंस में। इस नोट्स के लास्ट में फॉरेंसिक साइंस का डेफिनेशन भी है और उसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फॉरेंसिक साइंस स्टडी। What is this? DNA fingerprinting is a technique used in forensic science where it plays a role of tool for the detection of individuality. मीन्स ये फॉरेंसिक साइंस में यूज होने वाला एक टेक्निक है जिसमें हम लोग इसे इसको एज अ टूल यूज करते हैं। जैसे लैब में आके तुम माइक्रोस्कोप को एज अ टूल यूज करते हो, अभी स्टडी के दौरान लैपटॉप को हम एज ए टूल यूज कर रहे हैं, उसी तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो फॉरेंसिक साइंस में एज अ टूल यूज होता है। क्या करने के लिए? फॉर द डिटेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी, एक इंडिविजुअल पर्सन की पहचान करने के लिए। अगर कोई पर्सन अननोन है और उस पर्सन को ढूंढ कर उसको पहचानना है ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंडिविजुअलिटी, on the basis of genetic composition of that individual, then this is called as DNA fingerprinting. This technique was initially developed by Alec Jeffrey in 1985. 1985 में एलेक जेफरी के द्वारा ये टेक्निक इनिशियली डेवलप किया था। फर्दर बहुत ज़्यादा ये मॉडिफाई और डेवलप हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आने के बाद। आर यू लिसनिंग? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा मैं ये नोट्स भेजी हूँ, राइटिंग पढ़ने वाला पढ़ रहे हो ना तुम लोग? यस मैम। ओके, अब देखो, इट इज नोन मैम फैक्ट आप दैट, हाँ मैम आप पीपीटी भी भेजे हैं ना, वो पूरे हाँ चैप्टर भेजी का, हूँ 6 चैप्टर का? यस उसमें भी है। तो मैं उसी से लिखी हूँ, ये वाला नहीं हाँ देखी। उसमें उससे भी लिख सकते हो। ये वाला नहीं लिखी हूँ फिर मैं। हाँ तो ये रख सकते हो, डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। वो भी ठीक है। बात कुछ भी हो, ये भी पूरा पॉइंट वाइज हाँ, तुम्हारा एनसीईआरटी ही है, देखना कुछ भी अलग नहीं है। इट इज नोन फैक्ट यस। It is known fact that human genome is consisted of 3.9 10 to the power 9 base pair. इतने बेस पेयर का बना हुआ है ह्यूमन जीनोम होल। एंड अबाउट, इसके पहले ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोग रिजल्ट में पढ़े थे उसके समरी में कि 99.9% सारे इंडिविजुअल का जो बेस सीक्वेंस है वो सेम है। मतलब 99.9% सारा इंडिविजुअल जेनेटिक लेवल पे सेम है। ह्यूमन की बात करें तो डिफरेंस कितने परसेंटेज का हुआ? 0.1। वेरी गुड, 0.1% का डिफरेंस हुआ। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इसी 0.1% के डिफरेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वही 0.1% हम डिफरेंट होंगे तुमसे, तुम डिफरेंट होगी हमसे, संस्कृति डिफरेंस होगी दीपेश डिफरेंस होगा प्रियंका से। एवरी इंडिविजुअल इज different on the basis of this 0.1% of genomic constitution. Okay, it involves identification of difference in some specific region in DNA. अब बताओ, मैं पहले ही बता दी थी कि अगर 99.9 क्या इंपॉर्टेंट
डिफरेंस क्या है, इंपॉर्टेंट वाले जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन पे आएगा? जैसे मानो कि रेस्पिरेशन वाले एंजाइम में हम और तुम लोग डिफरेंस हो जाएंगे? नो मैम। नो मैम। अब ये दिमाग लगाओ, नहीं होगा। अब ये दिमाग लगाओ, एक बात हम लोग और ह्यूमन जीनोम में पढ़े थे कि ओनली 2% ऑफ द होल जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्टिव। लिखा था ना कि ओनली 2% ही डीएनए का पार्ट जो है वो एक्टिव है, मतलब प्रोटीन बनाता है। पढ़े थे? यस मैम। Then 98% of the DNA does not transcribe any protein. तो हो सकता है ये जो डिफरेंस हो वो उसी पार्ट के डीएनए में हो, डीएनए के उसी पार्ट के डिफरेंस में हो जो कोई प्रोटीन ही ट्रांसक्राइब नहीं करता है। तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे जो पार्ट इंपॉर्टेंट है और जिससे हमारा लाइफ डिपेंड कर रहा है, जैसे हाउस कीपिंग जीन्स जितने हैं और भी जितने भी प्रकार के एंजाइम्स है जो हमारे जीवन के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन डीएनए के उस पार्ट में डिफरेंस आ सकता है हम में और तुम में, जो कि उतना वाइटल पार्ट हमारे लिविंग के लिए नहीं है। सो ये जो डिफरेंस की बात हो रही है, ये उसी पार्ट के डीएनए में, डीएनए के उसी पार्ट में ये डिफरेंस होता है। It involves identification of difference in some specific region in DNA segment or sequence called as repetitive DNA. अब देखो, ये जो डिफरेंस होता है डीएनए के सेगमेंट में, वो कैसा सेगमेंट रहता है? रेपिटेटिव डीएनए रहता है। जैसे एक सेगमेंट ऐसा रहेगा जिसमें केवल टीटी 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 ऐसे पूरा भरा हुआ है, टीटी, फिर वो रुका, फिर सी 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 से पूरा भरा हुआ है। तो ऐसे पार्ट ऑफ डीएनए को जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स, एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे हैं, दैट सेगमेंट विल बी कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। यस, रेपिटेटिव डीएनए। और ये ट्रांसक्राइब नहीं होता है। ये जो हमारे में ऐसे डीएनए है, ये हमारे डीएनए का बहुत सारा पार्ट जो है वो रेपिटेटिव ही डीएनए है। बिकॉज इन दिस डीएनए सीक्वेंसेस a small stretch of DNA is repeated many times, क्योंकि ये ऐसे डीएनए सीक्वेंस में एक स्मॉल स्ट्रेच जो है डीएनए का, जैसे एटीसी है, तो एटीसी 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 रिपीट होगा और ऐसा ही सेगमेंट बड़ा सा रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। दिस रेपिटेटिव डीएनए इज सेपरेटेड फ्रॉम, अब देखो ये जो रेपिटेटिव डीएनए है, जब हम लोग होल डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, डीएनए को सेपरेट करेंगे, पहले सेल से सेपरेट करेंगे ना? यस मैम। यस मैम। उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद उसको अलग, मतलब पहले तो डीएनए को पूरे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ये सब से अलग करेंगे। फिर डीएनए को क्या करेंगे, ताकि ऐसा करेंगे कि वो सारे सॉल्यूशन से, लिपिड से अलग हो जाए, प्रोटीन से अलग हो जाए, कार्बोहाइड्रेट से अलग हो जाए। तो हम लोग ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे डीएनए का, डीएनए को आइसोलेट करके और प्यूरिफाई करके, मतलब डीएनए को सेल से अलग भी कर लेंगे और फिर उसको प्यूरिफाई कर लेंगे ताकि उसमें कोई प्रोटीन या लिपिड का पार्ट नहीं हो। देखो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, हम लोग लैब में इसको करते हैं। सो इट इज जस्ट लाइक प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। डीएनए को सेपरेट किए, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये जो रेपिटेटिव डीएनए है ना, वो बल्क डीएनए से अलग हो जाता है। जो रेपिटेटिव डीएनए का सेगमेंट है वो बल्क डीएनए के सेगमेंट से अलग हो जाता है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। द बल्क फॉर्म्स अ मेजर पिक। पिक का डायग्राम पीछे आगे पेज पे है। बल्क जो है, जो पूरा डीएनए का अमाउंट है, ये एक मेजर पीक बनाएगा अगर हम ग्राफ बनाए तो, एंड द अदर स्मॉल पिक्स दैट आर नोन एज सैटेलाइट डीएनए, जो कि रेपिटेटिव होते हैं। ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो एग्जाम्पल है रेपिटेटिव डीएनए का। और ये जब हम लोग डीएनए को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें स्मॉल पिक्स की तरह यह दिखता है। अब सैटेलाइट डीएनए किसको कहेंगे? सैटेलाइट डीएनए का क्या नेचर होता है? टेल मी। स्मॉल पिक्स के फॉर्म में रहता है। यस, और वो कैसे होते हैं? हाईली रेपिटेटिव डीएनए होते हैं।
और ये ट्रांसक्राइब होंगे, प्रोटीन बनाएंगे? नो मैम। नो, वेरी गुड, नहीं बनाएंगे। ये इनएक्टिव पार्ट ऑफ द डीएनए है, तभी तो अगर वो जो इनएक्टिव पार्ट है उसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है ये तुम आगे चल के पढ़ोगे। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? Highly repetitive DNA forms a large portion of human genome and does not code for any protein. ये कोई प्रोटीन कोड नहीं करता है और ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन ये ऐसा बनाता है। हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ही जान चुके हैं कि पूरे होल डीएनए का ओनली 2% ही अभी हम लोग पता किए हैं कि वो ट्रांसक्राइब होता है, मतलब एक्टिव है। तो सैटेलाइट डीएनए भी पार्ट ऑफ इनएक्टिव डीएनए है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, बेस उसका उस रेपिटेटिव डीएनए में क्या है, वो रेपिटेटिव जो डीएनए है वो एटी रिच है या जीसी रिच है। जीसी रिच होगा तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा और एटी रिच होगा तो थोड़ा हैवी नहीं होगा। Length of the segment and number of the repetitive units, the satellite is classified into microsatellite and mini satellite. Means रेपिटेटिव डीएनए का एग्जाम्पल हुआ सैटेलाइट डीएनए, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो सैटेलाइट मतलब थोड़े बड़े और मिनी सैटेलाइट मतलब थोड़े छोटे। और ये कैसे, इनको टाइप्स में कैसे बांटा गया है? इट डिपेंड्स अपॉन द बेस कंपोजिशन, बेस कंपोजिशन के आधार पर बांटा गया है। अब देखो इस माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट की पिक्यूलियरिटी क्या है? इट शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बात, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है डिफरेंस। सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में समझोगे इंग्लिश में तो ये डिफरेंस हुआ। इसी को बायोलॉजी में पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, जहां डीएनए के सीक्वेंस में दो इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस आ जाए। तो बताओ ये डिफरेंस क्या मेन डीएनए एक्टिव डीएनए सीक्वेंस में रहेगा जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन ट्रांसक्राइब कर रहा है? नो मैम। नो, नहीं रहेगा। जैसे हमें रेस्पिरेशन का एंजाइम चाहिए, जैसे फॉस्फोराइलेज चाहिए फॉस्फोराइलेजेशन के लिए, तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो बनेगा वो उसी कोडोन से मेरे में भी बनेगा और उसी कोडोन से तुम्हारे में भी बनेगा, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस कहाँ होगा? जो इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए है, क्योंकि वो कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, वो एक्टिव नहीं है, तो वो वहां पे चेंजेस रहते भी हैं तो हम में और तुम में कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगी। लेकिन वही डिफरेंस को हम लोग डीएनए में पकड़ते हैं कि दो इंडिविजुअल उसी लेवल पे डिफरेंस होते हैं। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब हो सकता है कि मेरे एक डीएनए क्रोमोसोम नंबर कोई 1 है, मेरा क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो सैटेलाइट है मेरा, सैटेलाइट एक रीजन है डीएनए का, डीएनए के पार्ट को पढ़ोगे 11th में डायग्राम बताई हूँ, ऊपर में प्रेजेंट रहता है सैटेलाइट। उसमें अगर मेरे में कोई जैसे है, मेरा डीएनए का कंपोजिशन है एटीसी 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 एटीसी, हो सकता है किसी और बच्चे तुम लोगों में किसी और का कंपोजिशन हो एजीसी 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 एजीसी। तो देखो एटीसी और एजीसी, मेरा और तुम्हारा कंपोजिशन डिफरेंस है हुआ? और कितने न्यूक्लियोटाइड्स पे डिफरेंस है? ये मैं एजीसी हूँ, तुम एजीसी हो। एक न्यूक्लियोटाइड। यस, एक न्यूक्लियोटाइड पे, क्योंकि ए और सी दोनों में कॉमन है। लेकिन मैं जी हूँ, तुम टी हो। उसी बात को समझना है। That difference is called polymorphism. The DNA polymorphism forms the base of DNA fingerprinting. यही जो DNA polymorphism है, डिफरेंस है, it forms the base of DNA fingerprinting. Satellite DNA used as a probe. Probe का मतलब होता है it is a testing particle used in genetic lab. लिख सकते हो तुम लोग कॉपी में, प्रोब इज अ जेनेटिक पार्टिकल, टेस्टिंग जेनेटिक पार्टिकल। जैसे हम लोग पीएच को चेक करते हैं तो सबसे उसके पहले एक पीएच टेबल दिया हुआ रहता है जिससे हम लोग मिलान करते हैं। यस मैम।
पहले हम लोग जिस मटेरियल का चेक करना रहता है उसमें लिटमस पेपर डालते हैं और फिर कलर देखते हैं, या एक वो टेबल आता है ना जिसमें डिफरेंट कलर और फिर पीएच लिखा रहता है, तो वो प्रोब हो गया, दैट इज प्रोब। मतलब उससे ना ये एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है और इसी से चेकिंग की जाती है कि क्या ऐसा है तो इट मीन्स इट इज दिस, अगर ऐसा है तो ये ऐसा है। मतलब जिस चीज की टेस्टिंग होगी उसका ऑलरेडी एक सैंपल लैब में मौजूद रहेगा। दिस सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड एज प्रोब इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये प्रोब की तरह यूज होता है। लैब में पहले से ही हर क्रोमोसोम का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोब बना के सैटेलाइट डीएनए का रख दिया जाता है, या प्रेजेंट में प्रिपेयर भी किया जाता है। ये कैसे, जब तुम जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है ये बताऊंगी तब पता चलेगा। It shows very high degree of polymorphism called as variable number of tandem repeats. इसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम में VNTR। अब देखो सैटेलाइट डीएनए का एक एग्जाम्पल हो गया VNTR, जो कि मिनी सैटेलाइट है। कौन सा सैटेलाइट है? मिनी सैटेलाइट। इसी में जो थोड़े से नंबर का बहुत लंबा टेंडम रिपीट्स होता है, शॉर्ट पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। एग्जांपल ऑफ मिनी सैटेलाइट यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड इट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अमंग द इंडिविजुअल। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो मेरा VNTR होगा वो तुम्हारे VNTR क्रोमोसोम नंबर 1 पे डिफरेंट होगा, किसी और का डिफरेंट होगा। और ये डिफरेंट सबसे जबरदस्त पॉइंट मिल गया कि इनहेरिटेबल होता है। मतलब वही डिफरेंस तुम्हारे बच्चे में भी इनहेरिट होगा। मेरा बच्चा मेरा ही वाला डिफरेंस कैरी करेगा और या अपने पापा का कैरी करेगा। जो पेरेंटल डिफरेंस होता है वही इंडिविजुअल जो ऑफस्प्रिंग है वो कैरी करता है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंडिविजुअल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका ये सेम रहता है, तो उस केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कुछ गलत रिजल्ट दे सकता है। नाउ व्हाट इज VNTR? Variable number of tandem repeats is a short nucleotide repeats that vary in number from person to person but are inherited. ये person to person जो VNTR है वो वैरी करता है और वो इनहेरिट भी होता है। यही जबरदस्त नेचर है इस सैटेलाइट डीएनए का। जो वेरिएशन मेरे में है वही वेरिएशन और वैसा ही वेरिएशन मेरे बच्चे में भी जाएगा, और या तो उसके फादर का जाएगा या उसके मदर का जाएगा। बिल्कुल दो डिफरेंट इंडिविजुअल में ये VNTR सेम हो ही नहीं सकता है। तो यही क्रोमोसोम नंबर से हम लोग कैरी करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 1, अगर हमको इमेजिन करो कि क्राइम हुआ कहीं, सुन रहे हो? यस मैम। कहीं क्राइम हुआ, तुरंत पुलिस आती है और वहां का सैंपल इकट्ठा करती है, लिपस्टिक का, ब्लड का, ये वो, कहीं से भी स्लाइवा का, चाय पिए तो वहां पे सैंपल इकट्ठा की, उसमें उसके स्लाइवा या सेल्स गए होंगे, सेल से डीएनए को निकाली, फिर डीएनए को चेक किया जाता है कि ये कौन सा डीएनए, मतलब कौन सा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है तो 23 ही क्रोमोसोम होंगे। वो क्रोमोसोम नंबर लैब में लाया गया, उसका सैंपल तैयार कर लिया गया, सैटेलाइट डीएनए निकाल लिया गया, उसको एज अ प्रोब यूज किया जाएगा, लैब में उसकी प्रिपरेशन हो गई। अब पुलिस पता करेगी कि सकी कौन कौन है, पूरा अब छानबीन होगा, अब यहाँ आया कौन था, कौन कौन घुसा था, ये वो, उन सारे लोगों को पकड़ा जाएगा। उन सारे लोगों को पकड़ के फिर उनका भी ब्लड सैंपल लिया जाएगा, फिर उनके ब्लड सैंपल से वो सेल निकालकर और उसी क्रोमोसोम नंबर को देखा जाएगा जो क्रोमोसोम नंबर कहाँ मिला था? क्राइम स्पॉट पे। यस, वेरी गुड, क्राइम स्पॉट पे। क्राइम स्पॉट पे मानो कि हमने निकाला और क्राइम स्पॉट पे हमें 5 प्रकार के क्रोमोसोम मिले, उसमें क्रोमोसोम नंबर 1 5 7 13 23 या कुछ 22। तो
जो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट का भी हम लोग लाएंगे, ब्लड सैंपल लेंगे और उस क्रोमोजोम को सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट तो इतना हाथ से उठा के उसके ब्लड से क्रोमोजोम को तो निकाल नहीं देंगे, निकाल देंगे क्या? नो मैम। नहीं निकलेगा। अच्छा खासा इसका प्रोसेस होता है, प्यूरिफिकेशन होगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए होगा, फिर डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया जाएगा, फिर उस क्रोमोजोम को पहचाना जाएगा। उसके बाद यही वीएनटीआर चेक किया जाएगा कि क्या क्रोमोजोम नंबर 1 जो क्राइम साइट पे मिला है वैसा ही वीएनटीआर क्रोमोजोम नंबर पर विक्टिम का है, सॉरी सस्पेक्ट का है। तो मिल गया तो वो चोर है, गुंडा है, जो भी है, मर्डरर है, जो भी है। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। टेक्निक बहुत इजी है, बस कंसेप्ट समझने की देरी है। जो बच्चे ये सब पे दिमाग लगाते होंगे तुरंत समझ गए होंगे। ये थोड़ा प्रोसेस बाद में, पहले इसको पढ़ते हैं। वीएनटीआर का फुल फॉर्म बताओ तो कोई। वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट। Yes, and it is a type of मिनी सैटेलाइट। very good. And again mini satellite is a type of Satellite DNA. yes, very good. And satellite DNA is a type of repetitive DNA. रिपीटेटिव डीएनए। yes, very Repetitive DNA. very good. क्या समझ रहे हो? VNTR belongs to a class of mini satellite which have a small sequence of DNA arranged tandemly in many copy numbers. मतलब बहुत सारे कॉपी नंबर में ये प्रेजेंट रहता है। शॉर्ट सेगमेंट बहुत सारे कॉपी नंबर में प्रेजेंट रहेगा। कॉपी नंबर मतलब सिंपल नंबर, कॉपी नंबर 2 3 4 5 ऐसे। द नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम। ये जो नंबर है कि कोई वीएनटीआर 5 नंबर में मेरे में प्रेजेंट है, तो हो सकता है किसी और इंडिविजुअल में 4 बार ही वो प्रेजेंट हो, किसी और इंडिविजुअल में 10 बार वो प्रेजेंट हो, वैसा वीएनटीआर। तो उसी वीएनटीआर के नंबर से और प्लस कंपोजिशन से भी पकड़ते हैं। एक तो नंबर से पकड़ सकते हैं और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पे भी पकड़ सकते हैं कि मेरा वीएनटीआर जो है उसका कंपोजिशन क्या है और किसी दूसरे इंडिविजुअल का वीएनटीआर का कंपोजिशन क्या है। जैसे मेरे में एटीसी रिपीट हुआ है, किसी में एजीसी रिपीट होगा, मेरे में 4 बार रिपीट हुआ है तो किसी और में 10 बार रिपीट होगा। दीज ऑल आर डिफरेंस दैट इज कॉट इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। The number varies from chromosome to chromosome and so high degree of polymorphism. ये जो नंबर है वो क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम डिफर करता है एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफर करता है एंड इट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म मींस डीएनए न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड। इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आल्सो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो एक ही जाइगोट से 2 बच्चे हो जाते हैं, एक जाइगोट हो मतलब स्पर्म और ओवम एक ही हो और जाइगोट बनने के बाद वो 2 हो गए, तो 2 हो गए, देन आपके ऐसे केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होगा वो सेम आएगा क्योंकि दोनों का जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो सेम है। सो these are the theories that on which DNA fingerprinting is based. Theory समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब चलते हैं हम स्टेप्स पे। अब चलते हैं कि आखिर लेबोरेटरी में इसको करते कैसे हैं। नाउ दिस इज द स्टेप टेक्निक्स ऑफ डीएनए। हाँ मैम, ये बुक में एक लाइन दिया है, एज अ रिजल्ट द रिजल्ट ऑफ VNTR वेरीज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kb। यस, जो मैंने बताई ना कि VNTR का साइज और नंबर डिफर कर सकता है, तो इतना डिफर कर सकता है। 0.1 kb का भी हो सकता है, बॉन्ड किलो बेस पेयर डिफरेंस, या वहां से लेकर जितना तुम बोली 20 kb यहाँ जो दिया हुआ है उतने लंबे तक का डिफरेंस ये हो सकता। मतलब एक डीएनए सेगमेंट VNTR छोटा न्यूक्लियोटाइड 2-3 न्यूक्लियोटाइड से लेके 20 न्यूक्लियोटाइड का भी हो सकता है। मसलन मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड VNTR मेरा लंबा हो और तुम्हारा लंबा हो और मात्र उसमें कहीं एक जगह डिफरेंस आ जाए,
अच्छा, इसमें स्निप्स नहीं बताया क्या? वो नहीं बताया। वही सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो पिछले में पढ़े हैं, अगर एक न्यूक्लियोटाइड का भी डिफरेंस आ गया, दैट आर कॉल्ड एज स्निप्स, तो क्या होगा, मेरा अलग होगा और तुम्हारा अलग हो जाएगा। वो साइज बता रहा है कि वीएनटीआर कितना छोटा से लेके कितना बड़ा तक हो सकता है। ठीक है। Now come to the technique. Technique means it is the process that is being done in the laboratory. The techniques involved in DNA fingerprinting is as following. DNA सबसे पहले क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सेल, और सेल कहाँ से लेंगे, जैसे हम इसको फॉरेंसिक साइंस में यूज कर रहे हैं, कहीं क्राइम हुआ वहां से सेल को इकट्ठा किए, सेल तो होगा ही होगा। फिर डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सेल, और खास बात यह है कि कहीं का भी सेल मिल जाए, नाखून का, बाल का, लिपस्टिक का, होठ का, हाथ का, पैर का, कहीं का भी सेल में तो सारे क्रोमोसोम्स नंबर इक्वल ही है और सेम ही है उस इंडिविजुअल के। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह की बेस है, ये समझना होगा। अब देखो, उस सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द सेल तुम लोग को प्रैक्टिकल भी करना है, जो कि नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, इसका मैं ओलैब्स पे भेज दूंगी। ओलैब्स को देखो और एक बार ओलैब्स पे सिमुलेटर है, सिमुलेटर को क्लिक करोगे ना, मैं तो कहूंगी उसमें तुम लोग रजिस्टर हो जाओ अपना। मैम केमिस्ट्री में किए हैं हम लोग रजिस्टर, तो बायोलॉजी में भी रजिस्टर हो जाओ। yes, और एज ए सिमुलेटर तुम वो उसको क्लिक करो और एक एक एक्सपेरिमेंट तुमको करने के लिए देगा प्रैक्टिकली, एक दो मैं लाइव भी कराऊंगी। yes, और सारे बच्चे ओ लैब पे रजिस्टर हो जाए, और एक बार रजिस्टर हो गए हो तो बायोलॉजी में भी कर सकते हो, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, तुम तो वही रहोगे। yes, तो एक रजिस्ट्रेशन से सारे सब्जेक्ट का कर सकते हो। नाउ अब उस क्या करेंगे, उस सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, माने डीएनए को सेपरेट करेंगे। फिर उस डीएनए के अमाउंट को एम्पलीफाई करेंगे, मतलब इंक्रीज करेंगे। अब ऐसा होगा कि क्राइम साइट से सेल को लाए और उससे डीएनए को निकाले, और फिर क्राइम साइट को धो दिया गया, वहां से अब सेल वेल कुछ नहीं मिलेगा, और डीएनए को एम्पलीफाई किए ही नहीं, और प्रैक्टिकल में गए और डीएनए कहीं खुदा ना खास्ता बर्बाद हो गया, तो क्या होगा बताओ? कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर वो डीएनए सैंपल मिलेगा ही नहीं, कहां से फिर सैंपल आएगा? इसलिए फिर उस डीएनए के अमाउंट को बढ़ाएंगे पीसीआर टेक्निक से। पीसीआर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, मैं बताऊंगी। देन उस पूरे डीएनए को एक सेगमेंट में तोड़ेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ डीएनए फॉर आरएफएलपी। आरएफएलपी तुम अभी नहीं समझ पाओगे, सिंपल जानो कि हम लोग नॉन सेगमेंट में डीएनए को तोड़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालकर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? ये डीएनए को पर्टिकुलर सेगमेंट पे तोड़ता है, ये भी तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, अभी बस स्टेप्स को जान लो। सेगमेंट में तोड़ने के बाद मतलब टेस्ट ट्यूब में पूरा डीएनए लिए, टेस्ट ट्यूब में लेके डीएनए को प्यूरिफाई किए, एक्सट्रैक्ट किए, फिर उस डीएनए सैंपल को पीसीआर मशीन में डाल देंगे, और वहां पे जाके पीसीआर में डीएनए वो एम्पलीफाई हो जाएगा, मतलब सेम डीएनए का कॉपी नंबर बहुत ज्यादा बन जाएगा, जस्ट लाइक प्रिंटिंग मशीन। एक फोटो कॉपी करने के लिए हम एक कॉपी डालते हैं और 100 लिख देते हैं, तो 100 प्रिंटिंग आता है। उसी तरह डीएनए का सैंपल डाल देंगे और उस कॉपी नंबर डाल देंगे कि हमको कितना अमाउंट चाहिए, उतने अमाउंट में वही डीएनए बनकर आ जाएगा। फिर उस डीएनए को तोड़ेंगे नॉन सेगमेंट में, उसके बाद उसको सेपरेट सेगमेंट में फ्लो कराएंगे। कौन सा डीएनए सेगमेंट कितना बड़ा है, कौन सा डीएनए सेगमेंट कितना बड़ा है, और उसका सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस से। फिर ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक टेक्निक है, इसके बारे में भी तुम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे
इसमें जो क्या होता है, डीएनए अपने साइज के अनुसार सेपरेट हो जाता है। सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, मतलब ये जो फ्रैगमेंट्स में बटा था वो फ्रैगमेंट अब एकदम सेपरेट होके बैंड की तरह दिखेगा। उसके बाद हम लोग इसको सिंगल स्टैंडर्ड में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि मिला है हम लोग को डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंड में ब्रेक कर देंगे, उसके दोनों स्टैंड को अलग कर देंगे अल्कलाइन ट्रीटमेंट से। देन सॉदर्न ब्लॉटिंग के द्वारा उस डीएनए के सैंपल का छाप ले लेंगे नाइलन शीट पे। जैसे कोई वो मेहंदी छपवाता है, जैसे मेहंदी या टैटू आता है ना, हाथ पे चिपकाते हैं और उसको उखाड़ देते हैं, फिर टैटू हाथ पे आ जाता है। यस मैम। यस मैम। यस, बिल्कुल उसी तरह डीएनए का छाप जो लेंगे एक नाइलन शीट पे लेंगे। ये भी इस तरह मेहंदी की तरह छाप नहीं ले लेते हैं, इसका भी एक टेक्निक होता है, एंड दैट टेक्निक इज नोन एज सॉदर्न ब्लॉटिंग, जिसके बारे में तो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ना है। नाम समझ लो कि बस इसका डीएनए सीक्वेंस का लिक्विड से एक नाइलन शीट पे सैंपल को ट्रांसफर करना, दैट इज डन बाय सॉदर्न ब्लॉटिंग। हो गया। तो तुम्हारा जो लिक्विड, यस, जो यहाँ पे हम लोग अल्कलाइन ट्रीटमेंट कराए और सैंपल कहाँ था, लिक्विड में था, उससे हम लोग एक नाइलन शीट पे डीएनए को मतलब डीएनए को ट्रांसफर कर देंगे। ये एक अच्छा खासा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज सॉदर्न ब्लॉटिंग, दैट इज उसका छाप लेंगे। नाउ नाइलन शीट इज देन इमर्ज्ड इन अ बाथ, इसको बाथ में कराएंगे ताकि वो नाइलन शीट को अच्छे से पकड़ ले। अब देखो, उसके बाद हम लोग क्राइम साइट से सेल को लिए हुए हैं और उसके प्रोब को इकट्ठा किए हुए हैं, सैटेलाइट डीएनए को। सैटेलाइट डीएनए के क्राइम साइट पे प्रोब को रखे हुए हैं और लैब में रख दिए हैं। उससे इसको हाइब्रिडाइज कराएंगे, मतलब उससे इसको फ्यूज कराएंगे। अब देखो, वहां जो प्रोब रहता है वो भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड का ही सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, सॉरी सिंगल न्यूक्लियोटाइड नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। तो जब ये सिंगल स्टैंडर्ड अपने कंप्लीमेंट्री को यहाँ ढूंढ लेगा तो वो दोनों हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। यही क्लास चल रहा है। ओके, हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। नाउ हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद नो स्कूल नहीं खुली है यहाँ पे। एक मिनट बेटा, एक मिनट वेट करो, मैं वहां रखी हुई हूँ, भेजी हुई हूँ देने के लिए। टाइमिंग क्या था? देन नो, go there and submit there. एक सिर्फ मैं ही थी, ये सिर्फ एक थी। मैम रजिस्ट्रेशन चल रहा है क्या इन लोग का? यस यस। नाउ अब जब हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ऑटो रेडियोग्राफी से, देन ऑटो रेडियोग्राफी को हम लोग एक्सरे पे दिखाएंगे तो ये वीएनटीआर प्रोब जिस क्रोमोसोम या जिस विक्टिम के जिस कल्प्रिट से हाइब्रिडाइज्ड होगा वो पता चल जाएगा कि इसका क्रोमोसोम इससे टैली कर रहा है, क्योंकि ये वीएनटीआर भी जो है वो भी सिंगल स्टैंडर्ड है। अब जैसे ही उसमें डबल स्टैंडर्ड से वो हाइब्रिडाइज्ड होगा तो वो वहां इसमें ना देखो ये रेडियो एक्टिव लगा रहता है, प्रोब लगा रहता है। इस प्रोब को रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें डाल दिया जाता है। ये जहां ही हाइब्रिडाइज्ड होगा वहीं पर एक्सरे में दिखना स्टार्ट कर देगा एंड दैट पर्सन विल बी कॉट, और उस पर्सन को तुमको पकड़ लिया जाएगा। ये जो किया जा रहा है प्रोसेस, ये सारे सेल के साथ होगा। जो क्राइम साइट से मिला है उसके साथ भी किया जाएगा। जितने कल्प्रिट्स रहेंगे, सस्पेक्ट रहेंगे, सारे सेल के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके सारे के साथ ऐसा किया जाएगा।
क्राइम साइट पे जो सेल इकट्ठा रहता है उसको एज अ प्रोब यूज किया जाता है और फिर सस्पेक्ट से उसको मैच कराया जाता है. So this is the technique and all the theories above you read is the basis, hypothesis, concept जिसपे DNA fingerprinting जो तुम्हारा है वो लाई करता है. Okay, so this is all about the concept, theory of the DNA printing and process of the DNA fingerprinting. और इसका जो NCERT में एग्जाम्पल है वो NCERT में इसका एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्लाइड में तीनों क्रोमोजोम को जैसे टैली किया है, क्राइम साइट से, क्राइम सीन से जो लिया है, इंडिविजुअल 1 एंड इंडिविजुअल B को लेके कैसे कंपेयर किया है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी. ओके, सो इसके बाद अगर